स्वागत है। आज मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ, न्यू थिंकर के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, जो क्लिफोर्ड गीज है, जो एक मानव शास्त्री समाजशास्त्री हैं। क्लिफोर्ड गीज उनका पूरा नाम क्लिफोर्ड जेम्स गीट्स, जो अमेरिकी मानव शास्त्री हैं, जिनका जन्म 23 अगस्त 1926 को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। उन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन में प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत दिया है। उन्हें प्रतीकात्मक नृविज्ञान के शोध और उनकी प्रविधि के लिए जाना भी जाता है। गीज ने लगभग 3 दशकों तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रभावशाली सांस्कृतिक मनोविज्ञान पर भी कार्य किया है। उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी प्रिंसटन के प्रोफेसर पद पर भी उन्होंने कार्य किया है। आगे देखिए गीज के क्या विचार हैं। क्लिफोर्ड गीज के विचार ये हैं कि क्लिफोर्ड गीज ने अपनी पुस्तक द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में संस्कृत को एक सांकेतिक रूप से विरासत की एक प्रणाली के रूप में व्यक्त किया है। आप देखें, क्लिफोर्ड गीज अमेरिका के रहने वाले थे, शिकागो स्कूल से संबंधित थे और उन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का यूज़ अपने सांकेतिक रूप में किया है, अपने कॉन्सेप्ट में किया है। उनका विचार है कि इनके माध्यम से मानव संवाद करते हैं तथा अपने जीवन के बारे में अपना दृष्टिकोण और विचार विकसित करते हैं। गीज ने तर्क दिया है कि किसी भी प्रतीक की व्याख्या करने के लिए विद्वानों को पहले अपने तत्व को अलग करना होगा, उन तत्वों के बीच आंतरिक संबंधों को निर्दिष्ट करना होगा, पूरी दृष्टि को कुछ सामान्य तरीकों से चिन्हित करना होगा ताकि उनके चारों ओर यह मुख्य प्रतीकों के अनुसार कार्य कर सकें। इनमें से अंतःनिर्मित संरचनाएं एक सतही अभिव्यक्ति या वैचारिक सिद्धांत है जिस पर यह आधारित है। गीज का विचार था कि संस्कृति सार्वजनिक है। सार्वजनिक मतलब संस्कृति सभी समाजों में पाई जाती है। संस्कृति मनुष्य द्वारा हस्तांतरित होती है। प्रणालियाँ जो क्योंकि सांस्कृतिक प्रणालियाँ अर्थ का उत्पादन करती हैं स्वयं एवं वे एक विशेष लोगों की सामूहिक संपत्ति है। विटगेन्स्टाइन ने कहा है, हम अपने समाज के साथ अपने जुड़ाव को नहीं प्राप्त कर सकते तो हम संस्कृति के आधार की खोज भी नहीं कर सकते और इसके अर्थ की प्रणालियों को समझ भी नहीं सकते। आगे देखें, गीज ने कहा है कि समाज को इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सामाजिक क्रियाएं स्वयं बड़ी हैं। वे बड़े मुद्दों पर बात करते हैं क्योंकि वे करने के लिए बने हैं। गीज ने मानवशास्त्रीय अध्ययन में विशेष रूप से अपने स्वयं के व्याख्यान नृविज्ञान में एक विवरण दिया है जिसमें मनोविज्ञान से आग्रह किया गया है कि वे अपने स्वयं के सांस्कृतिक ब्रह्मांड विज्ञान द्वारा उन पर रखी गई सीमाओं पर विचार करें तथा अन्य लोगों की संस्कृतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करने का प्रयास करें। उन्होंने ऐसे सिद्धांत का निर्माण किया जिसमें अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए अपरिहार्य थे। देखिए, आगे देखें, अगला उदाहरण उन्होंने दिया है कि उदाहरण के लिए गीज ने कहा है कि संस्कृति अनिवार्य रूप से प्रकृति में अलौकिक थी और इस सिद्धांत का तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान के लिए निहितार्थ है। क्लिफोर्ड गीज का सिद्धांत क्या है? उन्होंने विभिन्न विद्वानों से मत देखने को मिलते हैं। गीज ने अपने समाजशास्त्र के अध्ययन में प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत दिया है, प्रभावशाली सांस्कृतिक मानव विज्ञान का सिद्धांत दिया है। अगला पॉइंट है, गीज ने अपने सिद्धांत में गिलबर्ट राइन की अवधारणा का प्रयोग किया है। वे सामान्य भाषा दर्शन के अंतर्गत आती हैं। उन्होंने लुडविग विटगेन्स्टाइन के पोस्ट एनालिटिक्स दर्शन से विज्ञान की पारिवारिक समानता की अवधारणा का उपयोग किया है। गीज ने अल्फ्रेड सूर्ज के पूर्ववर्तियों और परंपरावादी समकालीनों तथा उत्तराधिकार के बीच अंतरों को भी प्रस्तुत किया है, वे जो नृविज्ञान सिद्धांत में सामान्य पाया जाता है। अब आप देखें कि गीज ने बल देकर ये कहा है कि सूर्य को घटना विज्ञान के अंतर्गत समसामयिक पूर्ववर्ती उत्तराधिकारियों के बीच संबंध कैसे उत्पन्न करते हैं। आगे देखें, गीज ने
बल देकर कहा है कि सूर्य की घटना विज्ञान के अंतर्गत समसामयिक पूर्ववर्ती उत्तराधिकार के बीच संबंध कैसे उत्पन्न होते हैं। आप देखें कि गिर्ज जो हैं अपने पूर्ववर्ती जो समाजशास्त्री या परंपरावादी थे, जैसे सूर्य थे, उनके परंपरावादी समकालीन, उनके बीच को भी उन्होंने उनके उत्तराधिकारियों के बीच अंतरों को भी उन्हें प्रस्तुत किया है। इस तरह से उत्तराधिकारी के बीच के संबंध कैसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा गिर्ज ने कहा है। क्लिफोर्ड गिर्ज प्रतीकात्मक नृविज्ञान का सिद्धांत उन्होंने दिया है। ये उपागम समाजशास्त्र में सामाजिक यथार्थ सोशल रियलिटी में को समझने में नया आयाम प्रस्तुत करता है। इस उपागम ने समाजशास्त्र में कई परंपरागत विचारधाराओं को चुनौती दी है। मानवविज्ञानी क्लिफोर्ड गिर्ज ने अपने समाजशास्त्री सिद्धांत में नृविज्ञान को एक वैश्विक अनुशासन माना है, जिसमें मानविकी सामाजिक प्राकृतिक विज्ञान को एक दूसरे का सामना करने के लिए विवश करता है। मानव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान के साथ मनुष्य की उत्पत्ति, मानव शारीरिक लक्षण, मानव में शारीरिक परिवर्तन, मनुष्य प्रजाति में आए परिवर्तन इत्यादि के ज्ञान की रचना करता है। क्लिफोर्ड गिर्ज की प्रमुख पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में संस्कृत को अपनी विरासत में मिली धारणाओं की एक प्रणाली के रूप में रेखांकित किया है, जिसके माध्यम से पुरुष संचार करते हैं। आगे देखें, नृविज्ञान मानवीय व्यवहार के उन पक्षों के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है जो व्यक्ति के जीवन की दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाओं से संबंधित है। उपागम 3 पक्षों में उन्होंने दिया है। नंबर 1, दिन प्रतिदिन की सामान्य क्रियाएं, भाषा का सामाजिक पक्ष, सामाजिक प्रतिमानों का वह पक्ष जो व्यक्ति अपने व्यवहार में काम में लेते हैं। नृविज्ञान पद्धति में सामाजिक प्रतिमानों के व्यवहारिक पक्ष पर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों को व्यवहार में कैसे लेते हैं। ये उपागम समाजशास्त्र में वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को चुनौती देने और मानवीय परिप्रेक्ष्य के महत्व को बढ़ाने में सहायक है। क्लिफोर्ड गिर्ज का धर्म का सिद्धांत। क्लिफोर्ड गिर्ज ने धर्म के सिद्धांत के लिए कई गांवों में जाकर सर्वेक्षण उन्होंने किया। उन्होंने बेनेडिक्ट द्वारा समाज के विश्लेषण का उपयोग कर समूह के व्यवहार की व्यक्तिपरक और अस्पष्ट धारणाओं को टालकर पार्सन द्वारा इसे प्रस्तावित रूप में प्रयोग किया, जिसे मैक्स वेबर ने भी अनुकूलित किया है। यानी ये जो धर्म का सिद्धांत है उसमें मैक्स वेबर भी शामिल है, क्योंकि मैक्स वेबर ने 6 धर्मों का अध्ययन किया है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, बौद्ध और कन्फ्यूशियस। गिर्ज ने विचार किया है कि धर्मों और संस्कृतियों का वर्णन करने के लिए केवल व्याख्याएं पर्याप्त नहीं है, अपितु धारणाओं की भी आवश्यकता होती है। धर्म को समाज की सांस्कृतिक प्रणालियों में से एक रूप में देखा जाता है तथा धर्म को परिभाषित किया जाता है, क्योंकि यह निम्नलिखित है। आगे देखें, प्रतीकों की एक प्रणाली के रूप में जो पुरुषों में शक्तिशाली, व्यापक और लंबे समय तक चलने वाली प्रेरणाओं को प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। अस्तित्व के लिए एक सामान्य आदेश की अवधारणाओं के रूप में क्लिफोर्ड गिर्ज की कुछ पुस्तकें हैं। अब आप देख लें, क्लिफोर्ड गिर्ज की कुछ कृतियां हैं। द रिलीजन ऑफ जावा वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बुक है द रिलीजन ऑफ जावा 1960 में, पैडलर एंड प्रिंसेस 1963 में, एग्रीकल्चर इनोवेशन 1963 में है। फिर द सोशल हिस्ट्री ऑफ द इंडोनेशिया टाउन 1965 में है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर 1973 में है। इस्लाम ऑब्जर्वेटेड 1968 में है। किनशिप इन बाली 1975 में है, क्योंकि इन्होंने बाली के मुर्गों की लड़ाई का वर्णन उन्होंने किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से बाली के मुर्गों में जो लड़ाई करवाई जाती है, ये तो एक हानिकारक प्रथा है, परंतु फिर भी वहाँ के लोग अपने अपने मुर्गों को एक दूसरे से लड़ाते हैं और दिखाते हैं कि मेरा कितना प्रभुत्व है समाज में और मेरा कितना ज़्यादा समाज पर कितना प्रभाव है। इन सब को वो बाली के मुर्गों द्वारा
स्थापित करना चाहते हैं बालिकी मुर्गों की लड़ाई के माध्यम से। लोकल नॉलेज 1983 है। वर्क्स एंड लाइव 1988 है। नेगरा 1980 में है। वर्क्स एंड लाइव 1988 में है। आफ्टर द फैक्ट 1988 में है। उन्होंने अपधारणा धर्म प्रतीक और उन्होंने जो अवधारणा दी थी वो धर्म पर दी थी, प्रतीक पर और संस्कृति पर उन्होंने अवधारणा दी थी। इस तरह से आपने ये देखा कि किस तरह से क्लिफोर्ड गीच ने अपना धर्म का सिद्धांत और संस्कृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतीकात्मक नृविज्ञान का भी सिद्धांत दिया है। और इस तरह से आप देखें कि क्लिफोर्ड गीच कितने महत्वपूर्ण है हमारे यूजीसी नेट के लिए। यूजीसी नेट में इनके जो कॉन्सेप्ट हैं और बुक्स भी आते हैं। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को देखा और आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करिएगा। मेरा कंटेंट यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसके लिए मेरे चैनल पे आने के लिए आप लोगों का थैंक यू सो मच।